अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। साल 2023 को स्टेट क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से ये हमारा आखिरी शो है। इससे पहले कि 2023 की बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स और 2023 में इकॉनमी और मुल्की मैशत के जो अहम फैसले हुए और कौमी सलामती के हवाले से जो बड़े इवेंट्स रहे उनको हम डिस्कस करें। आपको ये याद करवाएं कि 2007 27 दिसंबर की तारीख जो कि आज है, बेनज़ीर भुट्टो जो कि एक जलसा आम से खिताब कर रही थी लियाकत बाग रावलपिंडी में, वहाँ से निकलने के बाद उनको असैसिनेट किया गया, गोलियां मारी गईं और आज तक ये मामला हल नहीं हो सका कि आया अटैकर्स कौन थे। ना ही कोई फाइंडिंग सामने आ सकी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि इतनी पॉपुलर लीडर जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थीं और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, उनको किस तरह से बेदर्दी से असैसिनेट किया गया। ये तारीख़ काफ़ी लंबी है क्योंकि इससे पहले भी लियाकत अली ख़ान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अगर भुट्टो साहब की बात की जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उनको अदालती डिसीजन के बाद कहा यह जाता है कि जुडिशल मर्डर का निशाना बनाया गया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भुट्टो साहब की ही साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, आज तक इस केस को रिज़ॉल्व नहीं किया गया। और जो लवाहिकीन हैं यानी कि जो उनकी फ़ैमिली है, वो भी यही सवाल पूछती दिखाई देती है कि किसकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था और क्यों आज तक ये इंसाफ आम आवाम को भी नहीं मिल सका, जिन्होंने लाखों की तादाद में बेनज़ीर के लिए वोट किया और वो अपनी लीडरशिप से महरूम हो गए। आगे बढ़ें तो साल 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 इख्तिताम पजीर होने लगा है। नया शुरू होने में अब से सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए हैं। वैसे 2023 इलेक्शन का साल था, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम कहें या फिर कोई और अवामिल इस साल होने वाले इलेक्शन अगले बरस तक चले गए। 2023 में होने वाले सियासी इशूज़ पर नज़र दौड़ाएं तो जनवरी जो कि साल का पहला महीना है, सियासी तौर पर बड़े ब्रेक थ्रू वाला महीना साबित हुआ। उसकी वजह यह है कि 14 जनवरी को वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब की, जबकि 18 जनवरी को वज़ीर आला महमूद खान ने KP की सूबाई असम्बली को तहलील कर दिया। इस महीने में होने वाली एक और बड़ी डेवलपमेंट सूबा सिंध में हुई, जहां बल्दियाती इंतखाबात थे। 15 जनवरी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में पोलिंग का अमल शुरू हुआ। इन अजला में पीपल्स पार्टी सीटों के हिसाब से पहले, जमात इस्लामी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर रही। सिंध के दूसरे मरहले के ज़िमनी इंतखाबात पर भी तहरीक इंसाफ पर सवाल उठना शुरू हुए कि क्या ये पार्टी अपनी मकबूलियत खो रही है। PTI के टिकट्स की गलत तकसीम भी सियासी डिबेट का हिस्सा रही। फरवरी चूँकि जनवरी के महीने में 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थीं, इसीलिए फरवरी के महीने में ये बहस रही कि दोनों सूबों का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला के तौर पर आज़म खान के नाम पर इत्तेफाक राय हुआ, लेकिन पंजाब में इस मामले पर काफ़ी दिन तक डेडलॉक रहा, यहाँ तक कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम इलेक्शन कमीशन को फ़ाइनल करना पड़ा और ये कुरा मोहसिन नकवी के नाम निकला। बाकी इलेक्शन की बात की जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए वजारत दिफा, वजारत ख़जाना और अदलिया ने सिक्योरिटी अखराजात के लिए पैसे और इंतखाबी अमल में अदालती अफसरान की तकर्री से माजरत कर ली। लेकिन ये मामला इस वक्त मज़ीद पेचीदा हुआ जब 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पंजाब और KP के लिए 9 अप्रैल की इंतखाबात की तारीख दे दी। 22 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर चीफ जस्टिस ने उसको नोटिस लिया, लेकिन केस की समाअत के लिए तश्कील किया गया लार्जर बेंच टूट गया और 4 जजेस की तरफ से केस सुनने से माजरत की गई। दूसरी जानिब इलेक्शन में डिले के पेश नज़र 22 फरवरी को PTI की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ, लेकिन इस तहरीक में रहनुमाओं और कारकुनान की तरफ से कोई काबिल ज़िक्र गिरफ्तारी नहीं दी गई और ये तहरीक PTI के लिए हज़ीमत का बाइस बनी। फरवरी के महीने ही की एक और अहम सियासी डेवलपमेंट की बात करें तो नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके अलविदाई खिताब में जो बयान कोट हुआ, इसने भी एक डिबेट खड़ी कर दी। उन्होंने अलविदाई खिताब में ये कहा कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता और ना ही किसी के खिलाफ रेफरेंस मैं इस बुनियाद पर डाल सकता हूँ कि वो किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है। इनके इस्तीफ़े से यह तासुर लिया गया कि PDM हुकूमत की जानिब से मुखालिफिन पर नैब मुकदमात के लिए दबाव है। अगर मार्च की बात की जाए जो कि साल का तीसरा महीना था यानी, तो उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लाहौर में वाक़ घर जमान पार्क के बाहर एक खैमा बस्ती देखी जाती है। PTI के रहनुमाओं और टिकट के उम्मीदवारों के बाकायदा कैंप लगते हैं।
चूँकि इमरान खान पर दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात कायम हो चुके थे, लिहाजा जमान पार्क के बाहर कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम दिखाई दिया। दीगर बड़ी सियासी खबरों की बात की जाए तो मार्च को वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना का 2002 से 2023 तक का 21 साला रिकॉर्ड जारी कर दिया। कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जारी करदा तफसील में साबिक सुदूर वज़राए आज़म, वफाकी काबीना के अरकान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नल्स, जजेस और सहाफ़ी समेत सब के नाम थे। इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तारीख को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वजह बताई गई वो सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी थी। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर के इंतखाबात के शेड्यूल को कलअदम करार देते हुए 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इस महीने में एक ऑडियो लीक का भी चर्चा रहा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो मंजर आम पर आती है। मुबैना ऑडियो लीक में तहरीक इंसाफ की टिकट्स की करोड़ों रुपए में फ़रोख्त से मुतल्लिक गुफ्तगू का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद पीटीआई पर इल्ज़ाम यह लगा कि मुबैना तौर पर पीटीआई की टिकट्स फ़रोख्त की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के फैसले से पीटीआई और सियासी रिलीफ तो मिलता नज़र आया, लेकिन टिकट्स के मामले पर पीटीआई को सुबकी का सामना रहा। 9 मई को बानी तहरीक इंसाफ को अलकादर ट्रस्ट केस में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तारी के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और वकला में हाथापाई हुई, कमरे के शीशे टूट गए और ये मंजर सब ने देखे। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामे फूटे। लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत मुतअद्दिद अवामी और रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जबकि बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। 15 मई को खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत करके आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला हुआ। 17 मई को तहरीक इंसाफ के कराची से रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी की जानिब से पार्टी छोड़ने का ऐलान होता है। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और कई रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भी तहरीक इंसाफ से रास्ते अलग कर लिए। इस महीने की दीगर आम खबरों में 70 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी भी शामिल थी। फौजी अदालतों में सिविलियन मुकदमात के खिलाफ आवाज़ें उठने के बाद 21 जून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, मगर यह बेंच इस वक्त टूट गया जब जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक का ये इख्तलाफ सामने आया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक बेंच में नहीं बैठ सकता। इस महीने में तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की तरफ से पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया गया। सिविलियन ट्रायल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात की बात की जाती रही। जुलाई की अगर हम बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफ़र से मुतल्लिक अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया। अपने बयान में आज़म खान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने सियासी मकासद के लिए साइफ़र का ड्रामा रचाया है। आज़म खान के साइफ़र के बयान के बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से साइफ़र के मामले पर सवालात उठाए गए और बानी तहरीक इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन दूसरी जानिब आज़म खान, जिनकी गुमशुदगी की खबरें 17 जून को कोर्ट हो रही थीं, इन पर इल्ज़ाम लगे। क्या आज़म खान ने बयान किसी दबाव के तहत दिया? अगर आपको 5 अगस्त की बात बताएं तो 2023 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशा खाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। पुलिस ने इनको इनकी रिहाइशगाह जमान पार्क से गिरफ्तार किया। वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो 9 अगस्त को शहबाज शरीफ ने असम्बली तहलील की, जबकि 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ उठा लिया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद ये डिबेट खड़ी हुई कि अब पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरा, निगरान सेटअप के मामले पर चहमगोइयाँ की जाती रहीं कि क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे। सितंबर की अगर हम बात करें, 13 सितंबर को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम ख़त लिखकर तजवीज़ दी कि आम इंतखाबात 6 नवंबर तक करवाए जाएँ। पंजाब और केपी में इलेक्शन तो आइनी हद से बाहर होते गए, लेकिन अब बहस ये छिड़ी कि क्या कौमी असम्बली के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो सकेंगे। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हुए पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम कर ली और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून के मुताबिक करार दिया। फैसले के जो अहम पॉइंट सामने आए, इसमें यह था कि कानून का इतलाक माजी से नहीं किया जाएगा। फैसले के मुताबिक मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर ख़त्म किया गया। बेंच की तश्कील, मुकदमात मौखर करने और अस खुद नोटिस का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार 3 रुकनी जजेस कमेटी को मुंतकिल हुआ। 184(3) के मुकदमात में अपील का हक आइनी करार दिया गया, जबकि इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया गया।
अक्टूबर में साल भर की सियासत का सबसे अहम वाकया ये रोनुमा हुआ कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को 4 साल बाद खुद साख्ता जिला वतनी को ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए। अक्टूबर के शुरू के हफ्तों में कयास आराइयाँ की जाती रहीं कि नवाज शरीफ शायद वतन वापस ना आएँ, जबकि नवाज शरीफ के आने के बाद ये तासुर पैदा हुआ कि नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का हिस्सा है। नवंबर की अगर बात करें, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर आरिफ अलवी की मुलाकात के बाद जारी अलामिये में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख सामने आई। 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए हिदायत की कि बल्ले के निशान के लिए वो 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवा के 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाए। दूसरी जानिब 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 11 साल कैद की सज़ा को कलअदम करार देकर इन्हें बरी किया गया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील को वापस लिया, जिससे नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। दिसंबर, जो कि साल का आखिरी महीना भी है, सियासी वाक़यात की भरपूर हलचल का महीना साबित हुआ। 2 दिसंबर को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए, जबकि 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया। 13 दिसंबर को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई और 13 दिसंबर को ही लाहौर हाईकोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स की रिटर्निंग अफसरान समेत दीगर इंतखाबी अमले के बतौर तैनाती के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल किया। 22 दिसंबर को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसकी शफाफियत के बारे में अकबर एस बाबर की दरख्वास्त दायर की गई थी, फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करने और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। जहां नवाज शरीफ को अदलिया से रिलीफ मिलने की बातें की गईं, वहीं पीटीआई को भी पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलने की सूरत में रिलीफ नजर आया। सियासी कशमकश से भरपूर साल का सूरज तो गुरूब होने लगा है, लेकिन अपने साथ सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल का सूरज गुरूब नहीं कर सका, क्योंकि अब भी मुल्की सियासत में किसी को माइनस करने, किसी को प्लस करने, कहीं सियासी इत्तेहाद होने और कहीं ना होने समेत सियासी जमातों के लिए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे जारी हैं। 2023 की सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब, ये बताइएगा 2023 का ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें, चूँकि अब इख्तिताम होने वाला है, तो बड़ी डिबेट जो थी वो इलेक्शंस के हवाले से ही थी और इसमें कभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करती है, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ फैसले आते हैं। आपके नज़दीक 2023 की सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट क्या थी? मेरे नजदीक ये जो 2023 में जिस तरीके से हमने आइन को पसे-पुश डाला है, जिस तरीके से मावराए आइन हमने बहुत सारी चीजें की हैं और आइन और कानून के नाम पे की हैं और सियासी लोगों ने की हैं, सियासी जमातों ने की हैं, मेरी नजर में वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। उसकी एक हालिया मिसाल हमने ये देखी कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को आज गिरफ्तार किया गया, यहां पे भी अगर आप देखें तो ये सिलसिला शुरू हुआ था मजिस्ट्रेट की अदालत से कि वो जमानत देगी तो दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, फिर बात पहुंची हाई कोर्ट तक और अब सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जमानत दी और एक डीसी ने एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे ख्याल में जो हमने आइन के साथ किया है 2023 में, क्या इसको हम 2033 तक भी रिकवर कर सकेंगे? ये मेरा सबसे बड़ा खदशा है 2023 के। अतर साहब, लेकिन ये जो 8 फरवरी की तारीख हमने देखी सामने आई, इसमें आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये पॉसिबल था, या फिर अदलिया ने भी कहीं ना कहीं तो किरदार अदा किया है ना इलेक्शन के प्रोसेस को शुरू करने में? जी बिल्कुल, अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत इस हवाले से फैसला ना देती और वो एम्फसाइज ना करते तो 8 फरवरी की तारीख हमें नहीं मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि आइन के मुताबिक हमें इलेक्शंस नहीं मिले। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून अवाम को कुछ चीजें देता है जो गारंटीड है आइन के अंदर। क्या उस आइन के मुताबिक 2 सूबों के अंदर वक्त पे इंतखाबात हुए? क्या आइन के मुताबिक वफाक के अंदर वक्त पे इंतखाबात हुए? ये वो चीज है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि जनाब ये आइन के मुताबिक यहाँ पे नहीं हुए, लेकिन ये मसला था तो वो मसला था। तो इंतखाबात मिलना कोई कौम के ऊपर एहसान नहीं है। इंतखाबात तो आपका फंडामेंटल राइट है। एहसान तब भी ना होता कि अगर वो वक्त पे होते, तो वो भी फंडामेंटल राइट है। तो मेरे ख्याल में वक्त पे इंतखाबात का ना होना और फिर जिसका किरदार है, चाहे वो कोई भी आईनी होता हो, सदर मुमलिकत हो, इलेक्शन कमीशन हो या आपके गवर्नर साहिबान हो, क्या उनसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपने वक्त पे क्यों नहीं इंतखाबात करवाए और किसी ने उसकी कोई कीमत अदा नहीं की?
तो ये वही चीज जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जिस तरीके से आइन को पसे पुश डाला गया 2023 में, ये एक बहुत बड़ा वाकया है पाकिस्तान। और तहरीक इंसाफ की अतर साहब जो सियासत रही, क्योंकि अगर साल का हम आगाज़ देख लें तो उसमें ऑब्वियसली मोबिलाइजेशन थी, जलसे किए जा रहे थे, खान साहब की तरफ से तकारीर हो रही थी, लेकिन मई में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है कि पार्टी का डिक्लाइन इस रफ्तार से शुरू होता है जो अनप्रेसिडेंटेड थी। अब आपको लगता है कि दिसंबर में पहुँच के 2023 के इख्तिताम में कुछ ना कुछ स्पेस वापस आ रही है पीटीआई के लिए, कागजात भी जमा हो गए और बल्ले का निशान वापस मिल गया? देखिए, जो इंतजामी एतबार से स्पेस है, देयर इज नो स्पेस। इंतजामी एतबार से कोई स्पेस नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी भी नहीं देखा कि किसी से कागजात छीने जाएं। जो डिक्लाइन आया वो उनके जो इंतजामी मामला थे उसके हवाले से आया, लेकिन सियासत के अंदर तो आप ये देखते हैं ना कि क्या अवाम के अंदर उनका डिक्लाइन आया? क्या अब तक जो भी उनके हवाले से इंतजामी मामलात हुए हैं, जो मुकदमे हुए हैं, उनकी लीडरशिप को बार बार गिरफ्तार किया गया, क्या इस सारे अमल के नतीजे में उनकी सियासी जमात और उनकी लीडरशिप मजीद मोतबर बनी है अवाम की नजर में, या उसकी जो अवाम की नजर में कोई सियासी एतबार से कोई कमी आई है? तो वो तो बिल्कुल वाजे है कि कहा जा रहा था कि आज से 3-4 महीने पहले के टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी एक टीवी प्रोग्राम में कि आप देखेंगे कि एक हल्के से 14 लोग टिकट्स जमा करवाएंगे, इसलिए कि जमीनी हकायक कुछ और है। हाँ, ये जरूर है कि इंतजामी एतबार से उनके मसाइल हैं, उसमें उनकी अपनी सियासत का किरदार भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन अवाम की नजर में मुझे उनका डिक्लाइन उस तरह नजर नहीं आया। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 2023 के सियासी मौज़ूआत पर बहस जारी है। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है और मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर, शुक्रिया आपके वक्त का। 2023 को अगर हम सम अप करें, आपके नज़दीक 2023 के सबसे बड़े सियासी इवेंट्स कौन से थे? मेरे ख्याल में, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मेरे ख्याल में अगर एक पर्टिकुलर इवेंट अगर मैं उसे पिकअप करूं तो वो डेफिनेटली 9 मई है। 9 मई को जो कुछ हुआ है उसके बाद टोटली डायनामिक्स ही चेंज हो गई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, और तमाम सियासी जमातें, उनकी शक्लें तब्दील हो गई, उनकी स्ट्रैटेजीज तब्दील हो गई। वो जमातें जो अपने आप को एक ज़माने में सेम पेज का नारा लगाती थीं, वो उस हद तक चली गई क्योंकि हमने 76 साल की तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा था कि पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो एक जमात इस तरह खड़ी हो जाए। और दूसरी बात, जहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही तो वहीं पे मुस्लिम लीग नून और ये दीगर जमातें, ख़ास तौर पे बल्कि मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करती थी, उसने अपनी जो स्पेस है उसको इस तरह गिव अप किया और वोट को इज़्ज़त दो का नारा इस तरह उठा के डस्टबिन में फेंका कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इस्टेब्लिशमेंट को वो पूरा का पूरा जो अपनी स्पेस थी वो उन्होंने सरेंडर करके रख दी। और तीसरी बात यह कि जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शेप अप हो रही है, और जिस तरह हम इस वक्त आने वाले इलेक्शंस में आज से महीने के बाद तकरीबन जाने वाले हैं, वो इतने कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं लेवल प्लेइंग फील्ड्स के हवाले से कि मेरा ख्याल में 2023 वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड ओमन और एज अ गुड ईयर फॉर द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। अच्छा, और मियाँ साहब की वापसी भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको कुछ तब्दील कर पाई या उसी रफ्तार पे चल रही है पॉलिटिक्स? अच्छा, मियाँ साहब की वापसी मेरे लिए कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं था। वो इसलिए क्योंकि वो जब गए हुए थे तो सबको ही पता था उन्होंने एक ना एक दिन वापस आना है, और जहाँ तक बीमारी का कहा गया कि जी बीमार हैं और वो सब कुछ है, वो बेसिकली बीमारी होगी। मैं ये नहीं कहता, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने भी जो है वो सियासी हालात को देखते हुए उसके बाद अपनी वापसी की है, थिंकिंग कि मैं जब वापस आऊँगा तो उससे शायद चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी शायद पार्टी के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग की किस्मत अगर बदली है या ख़राब हुई है, वट एवर इज़, तो इसका सहरा जो है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उनकी वजह से PDM की गवर्नमेंट बनी, उनकी वजह से नून लीग का वोट बैंक भी फिर ख़राब हुआ, और उनकी वजह से स्पेस जो है वो नून लीग को कम से कम एस्टैब्लिशमेंट की नज़रों में और भी ज़्यादा मिली है, इवन दो वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक हिट हो चुका है। मंसूर, शॉर्टली, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर साल में 2023 के साल में सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा की या अपने फैसलों से स्टेबिलिटी पैदा की? मेरे ख्याल में अदलिया का जो रोल है वो भी इंस्टेबिलिटी पैदा करने में काफ़ी हद तक सामने रहा। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस के हवाले से हमने जो कुछ देखा, और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन अदलिया तक का जो हुक्म था उससे मानने से इनकार कर दिया गया, लेकिन उसके रिप्रिकॉशंस कोई नहीं हुए, किसी से सवाल जवाब नहीं हुआ, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, आइन को जो है वो उठा के साइड पर फेंक दिया गया। और पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान भी जो जिस किस्म का रिलेशनशिप रहा वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था।
और इसी साल जो है वो एक नए चीफ जस्टिस भी आए और पुराने चीफ जस्टिस के बदलने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो कोई बहुत ट्रिमेंडस किस्म के चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ऑन द होल मैं नहीं समझता कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी मेरे ख्याल में उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं। वेल ही स्टिल हैज टाइम टू होल्ड दिस पोजीशन, देखते हैं आगे चल के क्या। उनसे भी आप मतलब डिसअपॉइंटेड है। काज़मी साहब आप मुझे बताइए, ये जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इनके आने से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कुछ कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं, और दूसरी चीज़ गोइंग इनटू 2024 सियासी इंस्टेबिलिटी कुछ ख़त्म होने की उम्मीद है आपको 2024 में? देखिए, जब जिस माशरे के अंदर या जिस निज़ाम के अंदर शख्सियात से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हों, वो इट्सेल्फ एक तरह से ये इस चीज का साइन है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा खराबियां हैं। तो कोई भी शख्सियत पाकिस्तान को इस मसाइल से बाहर नहीं निकाल सकती, कोई भी एक शख्सियत पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं दे सकती। उसके लिए एक निज़ाम होता है, आइन और कानून होता है। अब सीटों पे शख्सियात आती रहती हैं और वो चली जाती हैं। तो जो यहाँ पे लोग उम्मीदें रखते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब से या पुराने चीफ जस्टिस साहब से या किसी और मौजूद शख्सियत से, ये इट्सेल्फ एक सबसे बड़ा सबूत है कि हम एक ऐसे निज़ाम के अंदर हैं कि जो निज़ाम काम नहीं कर रहा सही तरीके से। तो मेरी उम्मीदें जो है वो निज़ाम से है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है ये मजबूत होगा। जहां तक 2024 का ताल्लुक है, इस मुल्क में हमने हाल ही अरसे में, जिस तरह मैंने पहली बार अर्ज किया कि जमहूरियत के बहुत बड़े बहरान देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन असल बहरान इस मुल्क में 8 फरवरी के बाद शुरू होगा। और मेरी नजर में, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, मतलब इलेक्शन के बाद भी आपको स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही? जी, असल अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में उस इलेक्शन के नतीजे में आएगा जिस किस्म का इलेक्शन हो रहा है। क्या ये इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? क्या इसमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है? तो इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में कभी भी जो है मुझे नहीं लगता कि इस्तेहकाम आएगा या कोई ऐसी हुकूमत आएगी कि जिसको सारे तस्लीम कर लेंगे। 4 हलकों की वजह से यहाँ पे 4 साल अदम इस्तेहकाम रहा, तो पूरे मुल्क के जो 400 हलके हैं वहां पे अगर कोई इलेक्शन नहीं मानेगा तो फिर कैसे हम इस्तेहकाम एक्सपेक्ट कर सकते? तो काज़मी साहब 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद फिर ये जो ताज है हुकूमत का, ये किसके सर जाएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, बट स्टिल व्हाट्स द गट फीलिंग दैट यू हैव? टू बी ऑनेस्ट, होता यह है कि अगर अवाम के वोट से और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो तो फिर तो सामने नजर आ रहा है कि एक जमात आपको ज्यादा पॉपुलर नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ, तो वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो अब मुझे नहीं पता कि इस इंतखाबात के नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी। इट्स वेरी हार्ड टू से एट दिस, वेरी हार्ड टू से। मंसूर, आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अभी ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक प्री पोल मामला का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर बात है, पूरा ग्राउंड जो है वो नून लीग को तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं पोलिंग डे वाले दिन जो है, अगर तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आ गया पोलिंग स्टेशंस की तरफ और आप उसे ना रोक सके, ये ज़हन में रखिएगा, मेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन धांधली करना या झुल्लू फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक हद तक मुमकिन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट जो है वो 70,000 वोट ले रहा और एक जो है वो 15,000 वोट ले रहा और 15 वाले को आप जिता दें, 70 वाले को हरा दें। 70 और 60 के दरमियान, 70 और 55 के दरमियान फ़र्क पैदा किया जा सकता है, ये हमने देखा है पाकिस्तान में, ये होता है। लेकिन 70 और 15 या 70 और 20 के दरमियान जो है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो इतना बड़ा वाइड मार्जिन आना शुरू हो गया कंस्टिट्यूंसीज के अंदर तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल स्टिल होल्ड माय ओपिनियन अबाउट दिस कि इलेक्शंस डे वाले दिन एक्चुअली क्या होगा। मंसूर साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, पीटीआई को स्पेस दोबारा मिलना शुरू हो गई है और कागजात भी जमा हो गए, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने करवाए, बल्ले का निशान भी मिल गया। आप बाय करते हैं इसको? अब मैं इस पे भी मेरे ख्याल में मैं ये इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो देखिए, सबसे पहला साइन मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ़्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से अभी, ये इसका एक बैरोमीटर यही है। नहीं, उसमें शहबाज साहब भी होंगे या सिर्फ बड़े मियां साहब होंगे? As long as मियां साहब इज पाकिस्तान, सब पे खैर है। सही। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर नून लीग को ये फील हुआ कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हो गई है तो एक फ़्लाइट वापस चली जाएगी फिर जैसे आई थी? जी, ये तो देखें ना, माजी करीब का ही हमारी ये तारीख है, वो हमने देखा कि जब तक उनको उनके मसाइल होते हैं तो वो फ्लाइट उधर ही घूमती रहती है, सऊदी अरब तक आती है, दुबई तक आती है, वापस लंदन चली जाती है। तो यकीनन जब भी कोई
ऐसा इशू हुआ तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक बड़ा ये उसकी तरफ पॉइंटर होगा कि अगर उनकी क़यादत मुल्क से बाहर चली जाती है। तो यही बिल्कुल मैं एग्री करता हूं मंसूर साहब। काज़मी साहब, आपसे आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इन 2024? जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के आइन और कानून का फ्यूचर है, इसलिए कि हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उनके आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं हुआ, तो हमें नजर आया कि कोई नौरीन रो रही है तो कोई दूसरा रो रहा है। जिस दिन कोई नसरीन पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के ऊपर रोना शुरू हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान की हर सियासी जो जमात है उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है। सही। मंसूर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ का फ्यूचर नेक्स्ट ईयर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलेगी और एस्टैब्लिशमेंट भी जो है मेरे ख्याल में स्पेस देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ट्रिमेंडस किस्म का चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो वापस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये चैनल खोलना पड़ेगा। चंद ऐसी शराइत होंगी, मुश्किल कड़वी शराइत होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी। चंद लोगों को पार्टी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चल रही हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2024 में खान साहब का जेल से बाहर आना लाइकली है? इसके बारे में 50-50 है। चंद हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, चंद का ये कहना है कि बात सिर्फ इलेक्शन तक की है, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन शायद फिर भी उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही एक बड़ा सेटबैक 2023 में जो रहा वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और सियासी अदम इस्तेहकाम था। बहरहाल 2024 में कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी बहाल हो सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत 2023 में कैसी रही इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने 2023 में मुल्की सियासत को ज़ेर बहस लाया, लेकिन इसके साथ साथ जो बात करें अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से तो 2023 में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गर्दान सुनाई दी, चाहे वो आवाम की तरफ से हो या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से हो, कि महंगाई को मैनेज करना है। इसके अलावा बिजली को महंगा किया गया, इसके अलावा गर्दिशी कर्ज़े में काफ़ी इजाफा हुआ, IMF से नेगोशिएशंस जारी रहीं। तो 2023 में पाकिस्तान की मईशत ने कैसा टर्न लिया, कैसी रही और 2024 से क्या उम्मीद कर सकते हैं मुआशी एतबार से, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ खुरम हुसैन साहब मौजूद हैं, मुआशी तजिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। खुरम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 2023 का चूँकि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है तो कोशिश यही थी कि इस साल में सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स रहे और उनकी जो इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए रही उसको समराइज़ कर लें। 2023 में आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी ट्रेजेक्टरी रही उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा ऐसा सॉलिडिफाई होते हुए जिससे हम ये कह सकेंगे 24 के अंदर शायद महंगाई कम हो जाए? इस साल के अहम अगर मुआशी इवेंट्स की बात करें तो आपके लिए कौन से वो ऐसे डिसीजंस थे जो कि क्रिटिकल जंक्चर साबित हुए 2023 में? मुसम्मिल, इस साल 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के इतने नज़दीक आया है कि मैंने जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान की मईशत, मैंने इतना एक क्लोज इनकाउंटर नहीं देखा। तो आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत की स्टोरी है 2023 में वो डिफ़ॉल्ट के करीब आना और फिर डिफ़ॉल्ट से दूर हटना, बैक फ्रॉम द ब्रिंक अगर आप उसको कहना चाहें। और जो सवाल आपने पूछा है कि हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट से पीछे हटना शुरू हो गए हैं जून 2023 से लेके ऑनवर्ड्स, तो इसका क्या मतलब है कि 2024 में महंगाई कम होगी? द आंसर इज नो। कम तो महंगाई नहीं होगी, अलबत्ता महंगाई की इंक्रीज की जो रफ्तार है वो शायद आहिस्ता हो जाए। तो यानी कि जो पिछले 1 या 2 सालों में हमने देखा है कि जिस हिसाब से ज़रूरी अशिया की कीमतें चढ़ी हैं वो अब जाके लेवल आउट कर जाएगा, एक फ्लैट लाइन बन जाए, शायद बन सके, लेकिन कमी आने में अभी आई थिंक काफ़ी और वक्त लगेगा अगर कभी ऐसा वक्त आए। खुरम साहब, सर्कुलर डेट को अगर डिस्कस करें तो 5,511 अरब रुपए की फिगर सामने आती है कि इतनी बुलंद सतह पर वो पहुंचा है इस साल। तो इन कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई स्टेप लिया हमने 2023 में? देखिए, कोई काबिल जिक्र स्टेप नहीं लिया। बिजली की कीमतों में ज़रूर एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया था, मेरे ख्याल में जुलाई और अगस्त के जो महीने थे। और आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में जो बिल्स आए हैं हम सब के, आपके व्यूअर्स के को याद होगा अच्छी तरह से कि कितना बड़ा शॉक लगा था सबको।
सितंबर अक्टूबर के बिजली के बिल देख के, जो घराने मिसाल के तौर 30 या 25 रुपए फी यूनिट पे कर रहे थे, उनके बिजली के बिल जो थे सितंबर अक्टूबर में वो 60 रुपए 62 रुपए तक चले गए थे पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ मिला जुला के नियर डबलिंग जो रेट हुआ था। इसकी बुनियादी सतह यही थी कि एक सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसने भी एट बेस्ट सर्कुलर डेट में जो मजीद इजाफा हो रहा था उसको थोड़ा सा कम किया है, उसको रोका भी नहीं, थोड़ा सा कम किया है। लेकिन पे ऑफ करने की जो आप बात कर रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आज पहुंची हुई है सर्कुलर डेट, उसको अगर हम लोगों ने कम करना हो तो ये बहुत लंबी गेम होगी। और इसको अगर हम लोग सिर्फ कोई भी हुकूमत सिर्फ इस तरह करती रहे कि सर्कुलर डेट की जो कॉस्ट है वो बिजली के बिल में डाल दें, तो फिर मेरे ख्याल में कोई अपर लिमिट नहीं है जहां तक पावर टैरिफ जा सकते हैं। खुर्रम साहब, आप चूंकि इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी रह चुके हैं, तो इस साल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखी उसको तो शायद ही किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की और ना वो हो सकी, ये कहना आसान है। तो आपको लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसने इकॉनमी को भी ओवरशैडो किया, और इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे, निगरान हुकूमतों को तवील कर देना, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत डैमेज किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को? डेफिनेटली आई थिंक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अपनी तमाम राइटिंग्स में मैं एक जगह पे हमेशा इशारा करता हूं कि 2020 के बाद, कोविड के महीनों के बाद जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उस जमाने की, उन्होंने एक फिस्कल और मॉनेटरी स्टिम्युलस अप्लाई किया था इकोनॉमी को, और उसकी वजह से एक शॉर्ट रन में एक ग्रोथ का इम्पैक्ट जरूर आया था, लेकिन उस ग्रोथ के इम्पैक्ट के बाद उसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था वो से कहीं ज्यादा बड़ा था और कहीं ज्यादा नुकसानदेह था। और 21 में अगर महंगाई इन्फ्लेशन जो है अगर वो चढ़नी शुरू हुई है तो वो फिर प्लेटो आउट या लेवल आउट नहीं हुई 2022 के एंड तक जाके। ये सारा इम्पैक्ट वहां से निकल रहा था जो एक्सेस मॉनेटरी और फिस्कल स्टिम्युलस अप्लाई किया गया था कोविड के महीनों में। अब इससे बढ़ के कहानी और भी डायरेक्शंस में जाती है। 2017 में भी एक इस टाइप की चीज हुई थी, एंड फिर 2022 के बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई पूरे मुल्क के ऊपर कि अब आगे होने क्या वाला है, हुकूमत होएगी भी प्रॉपर किस्म की नहीं होगी। एक निगरान हुकूमत के अंडर ही चल रहा था पाकिस्तान 2017 से लेके आज तक, अगर आप देख लें हर हुकूमत एक निगरान हुकूमत रही है। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि इस साल जो SIFC का क़याम था, इसको भी कहा गया कि ये एक बड़ा स्टेप है इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए। SIFC ने इस साल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए और गोइंग इनटू 2024 आपको लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग के जो कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है पाकिस्तान में? नहीं, आई डोंट थिंक सो मुजम्मिल। आई थिंक फिलहाल तो कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हुए नहीं नजर आ रहे। आई डोंट नो कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है SIFC फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान में, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मेरे ख्याल में, मेरी तो नज़र के मुताबिक, इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना कि आप एक खास स्पेस काट के निकाल दें अपनी मईशत में और कह दें कि यार यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर हमारे नॉर्मल कानून, उसके ऊपर हमारी नॉर्मल अदालतों का मैंडेट, उसके ऊपर हमारे नैब का मैंडेट, ये सारा नहीं होएगा। अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, अगर आपकी कानून में प्रॉब्लम है, अगर आपके कोर्ट्स की हैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी नैब में कोई प्रॉब्लम है, द सोल्यूशन है कि आप उन इदारों को ठीक करें, नॉट कि आप एक अलग स्पेस कार्व आउट कर दे और कह दे यार बाकी सब लोग तो चले भुगते हैं ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे जो लोग आएंगे वो फेवर्ड होंगे, उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं करेंगी। एज अ विजन, एज अ फर्स्ट स्टेप, ये चीज इससे मैं एग्री नहीं करता कि दिस इज अ गुड वे टू ट्राई एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही थी कि जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं उनको $10 बिलियन तक हम लेकर जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंटरनेट का स्लो कर देना और उसको लिंक करना सियासी डेवलपमेंट्स के साथ, फिर पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन के पास तो एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट की। तो आपको लगता है कि ये एक पैराडॉक्स है कि एक तरफ आप इतनी एम्बिशियस IT पॉलिसी बना रहे हैं, ऑन ग्राउंड वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही? डेफिनेटली इसमें बहुत पैराडॉक्सेस हैं। एक तो वही है जिसका भी आपने जिक्र किया, ये इंटरनेट शटडाउन्स के जरिए आप एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये इन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि 2023 में कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज़ करने के लिए,
और 2024 में जाते हुए हमें कुछ नए रिफॉर्म्स करने होंगे अगर तो सूरत हाल को बेहतर करना है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने प्रोग्राम में 2023 के सियासी और मुआशी इवेंट्स को डिस्कस किया, लेकिन एक और बड़ी चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए मसाइल का बायस बनी 2023 में, वो दहशत गर्दी के वाक़यात भी हैं। वो इसलिए कि बताया यह गया कि 2013 के बाद अमन व अमान के हवाले से सबसे बदतरीन साल 2023 रहा। उसकी वजह यह है कि 300 से ज़ायद जानों का नुकसान हमें उठाना पड़ा दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर। इसके अलावा TTP की रिसर्जेंस भी हुई और अफ़गान हुकूमत से भी पाकिस्तान के मामलात बिगड़े। 226% इजाफ़ा हमने देखा 2023 में दहशत गर्दी के वाक़यात में, अगर उसका कंपैरिजन करें 2022 से। तो इस साल एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, स्टेट के लिए यही रहा, लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये रहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम की जाए। तो 2024 में जाते हुए पाकिस्तान के जहाँ पर सियासी चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, वहीं दहशत गर्दी को रोकना, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उम्मीद हम यही करते हैं स्टेट क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से कि अगले साल पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगा, इन पर काबू पाएगा और इसके साथ साथ इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी की एक नवीद भी सामने आएगी। आपसे मुलाकात होगी 2024 में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।